अब मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ विश्लेषण के लिए। राजीव, नीतीश कुमार तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं 2024 के लिए कि विपक्ष एकजुट हो जाए, और आज भी उनकी कोशिशें जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन लगता है कि अब इस कड़ी को आगे बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल ने प्लानिंग की है कि वो शायद कल दोनों नेताओं की मुलाकात में तय हुआ हो। कल से वो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिलेंगे, फिर 24 को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, 25 को शरद पवार से मिलने वाले हैं। तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को, जहां इनविटेशन नहीं मिल रहा है कई कार्यक्रमों में, उनको साथ मिल पाएगा? हालांकि उनका मकसद है अध्यादेश को गिराना राज्यसभा में। देखिए विपनेश, आजकल के जो मौजूदा राजनीतिज्ञ है उसमें मुलायम सिंह के न रहने के बाद लालू यादव और शरद पवार और ममता बनर्जी, ये तीन नेताओं को छोड़ दिया जाए तो फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक चाल जो होती है और जितने सियासी शातिरी वो राजनीति में करते हैं, वो आम आदमी या लोगों के समझ से बहुत दूर की चाल वो चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ये जो अध्यादेश आया है, इस पर वो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में वो विपक्ष के नेताओं की लामबंदी करना शुरू करेंगे और इसका राज्यसभा में विरोध हो, इसके लिए वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इस बात पर कि ये अध्यादेश अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो ये अध्यादेश राज्यसभा में गिर सकता है, क्योंकि जो इफेक्टिव सीट्स है वो 238 इस समय मौजूदा है और बीजेपी के पास 110 सांसदों का समर्थन राज्यसभा में है। उनको अभी करीब 7-8 सीटें चाहिए, 2 हालांकि अभी होने वाले हैं, तो 7-8 सीटों की कमी राज्यसभा में बीजेपी को पड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल इस मौके को अपने पक्ष में भुनाना चाहेंगे। वो ये कहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता तभी संभव है जब राज्यसभा में सारे विपक्षी दल हमारे साथ खड़े होकर के और ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला जो अध्यादेश है उसका विरोध करें और राज्यसभा में इसे पास न होने दें, इसे कानून न बनने दें, और ये विपक्ष की एकजुटता वहीं पर सामने आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल इस मौके को अपने फायदे के लिए, अपने अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम बनाने के नेता बनने की भी कोशिश करेंगे। आपको पता है, मुझे बहुत डाउट है कि राज्यसभा में इस अध्यादेश को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाएगी। कांग्रेस पार्टी का अभी कोई सामने आया नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में राज्यसभा में पता नहीं अरविंद केजरीवाल को समर्थन देगी कि नहीं देगी। दूसरी बात, राज्यसभा में इस बिल को पास होना ही होना है, क्योंकि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक निश्चित तौर पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि वाईएसआर, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनकी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ इस मामले में दे सकती है। तो एक तरफ से अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस मौके को आप देखिएगा, इस मौके को वो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके इस मौके को वो ये कहना चाहेंगे कि विपक्षी एकता 24 की बात बाद में है, अभी पहले मेरे मसले पर पूरा विपक्ष एक होकर के दिखाए अगर सही में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो। दूसरी बात, अब दिल्ली में आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल अपनी मुहिम को, अपनी रैलियों को, अपने धरने को, अपने प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी तेज करेगी। ये उसका हक भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आया था और भले ही संविधान इसकी इजाजत देता हो, लेकिन संवैधानिक नैतिकता जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसको ताक पर रख करके ये अध्यादेश रातों रात लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया, तो इसको सब संसद में पास कराना जरूरी है। लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा का मसला आएगा। तो अरविंद केजरीवाल अब आक्रामक तौर से 2024 तक इस मसले को लेकर के दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे और एक चेहरा बनने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ रहा है। एक बात तो ये पक्की हो गई। दूसरी बात, जहां तक विपक्षी एकता की बात कर रही है, देखिए मैं ऐसा मानता हूं और मैंने ऐसा देखा है कि नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल की बातचीत जो पहले चरण की हुई, उसका एक फलितार्थ ये हुआ कि कर्नाटक में
जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी से पहले अपने 80 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, जिस कर्नाटक में ज्यादातर उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने उतारा था, नीतीश कुमार और केजरीवाल की बैठक होने के बाद, हालांकि केजरीवाल अपने मसलों में भी बहुत फंस गए थे, उनके मंत्री पर या उनके बंगले पर या उनके जो सीबीआई से पूछताछ का मसला था उसमें भी फंसे थे, यहाँ भी परेशान थे। लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल ने पूरे कर्नाटक चुनाव में पैर नहीं रखा और वहां पर जाकर के अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार के बारे में कोई, आपने देखा ही, पूरे देश ने देखा कि उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद सबसे पहले किया था कांग्रेस और बीजेपी से पहले, लेकिन वो कर्नाटक में नहीं गए। शायद नीतीश कुमार और उनसे जो बैठक हुई थी पहली, उसमें यह तय हुआ हो कि अभी कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से लड़ रही है, ऐसे में तीसरी फोर्स बनने की कोशिश अगर आप करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान हो सकता है या विपक्षी उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल नहीं गए। मुझे लगता है कि ये उस मुलाकात का परिणाम ये रहा। पता नहीं, ये इसके बारे में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल अच्छे तरीके से कह सकते हैं, और शायद इसीलिए जो तीसरी फोर्स खड़ी हो सकती थी, जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में उन्होंने आक्रामक प्रचार किया, अगर कर्नाटक में भी किया होता तो शायद कांग्रेस को कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पार्टी 15 साल सत्ता में रही है और उसका एक अपना आधार वोट जो था वो पूरा का पूरा केजरीवाल ले उड़े हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी उनको, कांग्रेस उनको किसी भी आधार पर समर्थन दे, ऐसा मुमकिन नहीं है।